Good evening, everyone, on this Hem Manthan platform. Today, we are going to have a session for 1 hour, as usual, and the topic is raising happy children. I think we all want to be happy. We are all also have a child in us. So let's see, this happiness, how with the people that we have over here, with the keynote speaker and the panelist, how we can take this topic forward. Our moderator today is Dr. Chinu Agrawal, and she will be taking this whole session. And at the end, we will have a wonderful, I think, uh, ideas on how to take the happy children forward. Thank you so much. Chinu Thank you ma'am. so much, Hetal ji. I hope I am audible to all of you. I am uh, conducting this session from my room today. Yeah. So friends, welcome to this webinar which we have termed as Hem Manthan. मंथन मतलब डेलिबरेशन. हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं हर वेडनेसडे और उनके ऊपर डेलिबरेट कर रहे हैं. इस मंथन के अंत में अमृत की कुछ बूंदें हम सबके हिस्से में आती हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है रेजिंग हैप्पी चिल्ड्रन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो पेरेंट्स हो, सभी के लिए. इस वेबिनार में सबसे पहले मैं आप सबका परिचय कराती हूँ हेमा फाउंडेशन की टीम से, और फिर आज के हमारे कीनोट स्पीकर और पैनलिस्ट से, और फिर मैं आमंत्रित करूंगी आप लोगों को इस मंथन में. सबसे पहले आपका परिचय करवा रही हूँ श्री महेंद्र जी काबरा, हेमा फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी, आर केबल के चेयरमैन, हमारे मार्गदर्शक, गाइड, फिलोसोफर, जिनके छत्र छाया में हेमा फाउंडेशन और इसका सारा कार्यकल्प हम लोग चला रहे हैं. उसके बाद स्वागत है अनीता जी माहेश्वरी का, जो हेमा फाउंडेशन की क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, ट्रस्टी हैं, जो स्वयं एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट है. बच्चों को कैसे मूल्यों की शिक्षा दी जाए, इस पे सबसे पहला मंथन और सबसे पहली आइडियाज जो है अनीता जी के मन में उजागर हुई, और इन्होंने बहुत ही सुंदर लगभग 50 क्रिएटिव फीचर फिल्म्स का निर्माण किया, उनको डायरेक्ट किया, उनकी सारी परिकल्पना की, जो हेमा फाउंडेशन की फाउंडेशन है. अनीता जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोग सब हेमा फाउंडेशन में आगे बढ़ रहे हैं. अनीता जी का स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद चीनू मैम. और हेमा फाउंडेशन की इस हेम मंथन कार्यक्रम यानी कि वैचारिक मंथन, जिसमें हम चिंतन मनन के साथ वैचारिक मंथन करते हैं, इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है. धन्यवाद. नमस्कार. अब मैं स्वागत कर रही हूँ डॉक्टर नागपाल सिंह का, जो हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर हैं. इंडिपेंडेंटली कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इनका अपना बहुत बड़ा स्थान है. ये उस पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं. और हेमा फाउंडेशन का जितना करिकुलम का आधार है, ये सारा डॉक्टर नागपाल सिंह ने हमें दिया है. ये हमारे सबके गाइड है. इन्होंने ही हमें बताया कि कैसे एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम द्वारा हमें हेमा फाउंडेशन का जो विषय है उसको लेकर आगे बढ़ना है. डॉक्टर नागपाल सिंह, आपका हेम मंथन के इस एपिसोड में स्वागत है. Thank you. These words will remain with me. Thank you so much, and welcome everyone on this Hem Manthan. Thank you so much. थैंक यू. इसके बाद मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर विजयम रवि का. मुझे नहीं पता आज वो यहाँ उपस्थित है या नहीं है. नहीं है, आज नहीं है. उनकी तबीयत अस्वस्थ है, पर वो हमारे हेमा फाउंडेशन की एक और आधार स्तंभ है. हमारी एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने वैल्यू इंटीग्रेशन पर बहुत सारा काम किया. 40 साल से एजुकेशन की फील्ड में है, और हेम मंथन के बहुत सारे एपिसोड्स उन्होंने बखूबी मॉडरेट किए. विजयम रवि जी के लिए हम यहाँ से बहुत सारी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि अगले एपिसोड में पहले की तरह स्वस्थ होकर हमारे साथ जुड़े.
इसके बाद मैं स्वागत करूंगी राजीव जी भार्गव का, जो हेमा फाउंडेशन के एक और एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर हैं। और राजीव जी अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड का जो पार्ट है उसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एवरी डे ही कम्स आउट विथ समथिंग कॉल्ड एज हेम संपर्क। रोज एक रोचक तथ्यों के साथ हमारे बीच में हेमा फाउंडेशन के उद्देश्यों को लेकर राजीव जी आते हैं। कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली ये उनका काम चलता है। राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। Thank you, madam, and welcome everybody to this platform. हेमंथन। इसके बाद मैं स्वागत करूंगी हेतल जी देसाई का। हेमंथन का सारा जो कार्यक्रम हो रहा है हेतल जी खुद कोऑर्डिनेट कर रही हैं। ये भी हेमा फाउंडेशन के एसोसिएट डायरेक्टर हैं और हेमा फाउंडेशन का बहुत सारा काम हेतल जी की देखरेख में ही चलता है। जितने भी फन एक्टिविटीज आप हेम पोर्टल पर देखते हैं, हेम वर्चुअस पोर्टल पे, वो सारी बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। और हेतल जी के बिना हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हम कैसे कुछ भी काम करेंगे यहाँ पर। हेतल जी का स्वागत। Thank you so much, ma'am, and once again welcome on the Hem Manthan platform, everyone. थैंक यू हेतल जी। और मैंने शिप्रा जी को भी देखा था क्या यहाँ पर? Is she here? शिप्रा जी हमारी हेमा फाउंडेशन की बैक स्टेज की सदस्य जो बहुत सारा काम करती हैं, हमारा मनोबल बनाए रखती हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हेम मंथन में। आकाश और मैं सारी टीम को देख पा रही हूँ जो शिप्रा is also हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी। जी, शिप्रा is also one of the trustees of Hema Foundation. My dear friends, now let me welcome our panel for today. First of all, let me welcome Anji. Before the panel, हमारे बीच हमारी मॉडरेटर, देश की जानी ख्याति नाम मनोवैज्ञानिक और चीनू मैम फीलिंग माइंड्स के निर्देशिका हैं। लेकिन विशेष बात ये कि यहाँ पर जो ये वैचारिक मंथन के लिए बैठी हैं, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं, सलाहकार, निदेशिका हैं, तो उस नाते ये बैठी हैं। हेम मंथन नाम जरूर मुझे आया, लेकिन ये वैचारिक मंथन होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। ये जो विचार था ये हमारी चीनू मैम का ही दिया हुआ है। सो थैंक यू चीनू मैम। थैंक यू Without you, we are थैंक यू थैंक यू सो मच। अधूरे। थैंक यू। हम लोगों की आपस में एक सोसाइटी है जिसका नाम है म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। हम एक दूसरे को एडमायर करते रहते हैं यहाँ। सो थैंक यू सो मच। और अब मैं स्वागत कर रही हूँ आज की हमारी कीनोट स्पीकर डॉक्टर तृप्ति सखुजा, जो दिल्ली की एक विख्यात साइकोलॉजिस्ट है। 30 वर्षों से भी ज्यादा इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुभव है। सर गंगाराम हॉस्पिटल जैसे विख्यात हॉस्पिटल में कई वर्षों तक इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की। एमिटी यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में ये मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देती रही हैं। और हमारे उनसे बहुत ही खास संबंध है क्योंकि दिल्ली में फीलिंग माइंड्स का परचम लहराने वाली डॉक्टर तृप्ति सखुजा हैं। हमारे सारे प्रोग्राम्स लगभग अटेंड करती रही हैं। तृप्ति जी, आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you so much for giving this opportunity. And Dr. Chinu, you are the mentor and you have shown the path for my journey also. And 3 cheers to Hema Foundation team for focusing on this big initiative of bringing the morals, the values and happiness to our children and consequently our country. Thank you so much. Thank you, Dr. Trupti. अब मैं स्वागत करूंगी हमारे बीच आज की मुख्य पैनलिस्ट सीमा शेख जी का। क्या मैं उनको देख सकती हूँ?
सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हेम मंथन के प्लेटफॉर्म पे। आप प्रज्ञा बोधिनी हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आप प्रज्ञा बोधिनी हाई स्कूल की प्रिंसिपल है और लगभग 38 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। हम लोग आपको यहाँ पाकर बहुत ही गौरवान्वित हैं, क्योंकि आप ब्रिटिश काउंसिल की भी एम्बेसडर रह चुकी हैं, रीजनल हेड हैं वेस्ट इंडिया जोन की, और आपसे आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक है। आपका स्वागत है। Thank you so much, and I am very happy and honored to be here. And I have attended a lot of your, all those webinars, and especially the films that you all have made and which we show to our kids. That is something amazing. Thanks for that. Thank you so much, सीमा जी। अब मैं स्वागत करूंगी हमारी एक और मनोविज्ञान की स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट अमिता देवनानी, जो गुड़गांव में रहती हैं और पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। बहुत सारा काम ये कर रही हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई वर्षों से, और इनकी रुचि जो है वो लाइव टॉक्स देने में बहुत है। इन्होंने साइको एजुकेशन के क्षेत्र में, अवेयरनेस के क्षेत्र में एनडीटीवी के साथ जुड़कर, बाकी प्रचार माध्यमों के साथ जुड़कर बहुत काम किया है, और मैं गर्व से कहती हूँ कि ये भी मेरी अनेक शिष्याओं में से एक है, जिनके काम से मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। अमिता, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम। आपसे ही सीखा है जो सीखा है, एंड थैंक्स अ लॉट मैम। और आई एम रियली ऑनर्ड कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया गया है और आपके साथ बैठकर के ये मंथन का मुझे इनविटेशन मिला है, इसके लिए आई एम रियली फीलिंग वेरी ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमिता। अब मैं स्वागत करूंगी हमारी एक और मनोवैज्ञानिक, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करती हैं, और साथ ही वहां पर तेजपुर आसाम में स्कूल का संचालन करती हैं, सुजाना लामा। इनका नॉर्थ ईस्ट रीजन में तेजपुर में, जहां पर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनके साथ जो काम ये करती है बहुत ही सराहनीय काम है। दिखने में छोटी मूर्त, पर इनका कर्तृत्व बहुत बड़ा। हमेशा हंसने वाली, मासूम पर कर्मनिष्ठ है हमारी सुजाना लामा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हाल ही में, इनकी तबीयत भी बहुत खराब रही है, इनको स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम थी, पर इन्होंने यूनेस्को का एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी कोर्स का स्पेशलाइजेशन अभी किया है। सुजाना, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, ma'am. It's really high honor to be on this platform. And yes, ma'am, I'm being happy to be a part of your student who is sharing this platform with you. Thank you so much, and thank you for welcoming me. Thank you. आपका स्वागत। रिंकू जी तो नहीं है ना आज? This is our panel. No, she's had some emergency, so she's not joining us. Okay. So my dear friends, आज का जो टॉपिक है रेजिंग हेल्दी हैप्पी चिल्ड्रन। हम लोगों ने अब तक की हेम मंथन की जर्नी में बहुत सारे टॉपिक्स बच्चों के उठाए और बहुत इंटरेस्टिंग चर्चाएं की। आज हमें हैप्पी चिल्ड्रन के बारे में बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये कोई विषय रेलिवेंट विषय है क्या? पहले तो ये सोचने की जरूरत है। देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कह रही है कि 100 में से 2 बच्चे 5 से 7 साल की उम्र के, 5 to 7 years एज के बच्चे, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर उनमें डायग्नोज हो रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और ये तो वो है जो डायग्नोस्ड केसेस हैं, जो डॉक्टर के पास पहुंच गए, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर इसके अलावा बच्चों में अनहैप्पीनेस या सैडनेस बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिल रही है।
हमारे बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे तो शायद डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन शब्दों का हमें मतलब भी नहीं पता था। बच्चे निश्चिंत होकर अपना जीवन जिया करते थे, बड़े हुआ करते थे। खेलना, खाना, हंसना, कूदना, यही हमारा जीवन था। बाकी सब कुछ हमें बता दिया जाता था, कर दिया जाता था हमारे लिए। आखिर ऐसा क्या है कि बच्चे जो हैं वो दुखी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं? जब इस पर चिंतन और मनन किया जाएगा तो एक बात उभर कर आएगी। कैन यू expect a person with no shirt to lend you a shirt? क्या आप जिसकी खुद के पास कोई शर्ट नहीं है उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको 2 घंटे के लिए अपनी शर्ट दे दे? उसके खुद के पास ही नहीं है तो आप कहां से उससे लोगे? क्योंकि हमारी अपनी पूरी की पूरी जनरेशन अनहैप्पीनेस की तरफ जा रही है। हम खुद हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत नीचे हैं, तो हम अपने बच्चों को कैसे हैप्पी बनाएंगे, कैसे हैप्पी चिल्ड्रन रेज करेंगे? आज का हमारा जो विषय है, इसमें मैं कीनोट स्पीकर से और पैनलिस्ट से ये उम्मीद करती हूँ कि वो इस पे कुछ रोशनी डालेंगे। What can we do as parents, as teachers, as community, as society, as people around children to help them live, grow happily? So, सबसे पहले मैं स्वागत कर रही हूँ डॉक्टर श्रुति सखुजा का। श्रुति जी, you will have around 7 to 8 minutes to give your presentation, and then we will open the discussion for the panel. Thank you so much. And very rightly said कि हमारे को ये टॉपिक उठाना ही क्यों पड़ रहा है. But if we go to some statistics, recently a World Happiness Report has come out, and the ranking of India is 139 out of 149 countries. And अगर हम बात करें 2019 में WHO ने एक रिपोर्ट ऑन डिप्रेशन निकाली थी, and India topped that list. Why? Why the need for raising happy kids is coming up, but what is the prerequisite for that? And I think, as said, prerequisite is that we need to be happy. The parents, the teachers, all the stakeholders, grandparents, first they need to be happy. Then only happy kids can be raised, as we can give only what we have. But the first question is, why we become unhappy? So social scientists, psychologists have researched, and one very important factor which has emerged, हम लोग unhappy क्यों होते हैं? Because हम लोग focus कर रहे हैं either on our past or on our future. We are focusing on past and becoming sad, depressed about what did not happen, but which cannot be undone. Or we are focusing on future and becoming anxious, fearful of something on which we have no control and which is unknown, uncertain. And that's what parents are also doing. If a child comes, school से कोई बच्चा आता है और उसने 4 लाइनें कॉपी में लिखकर वो लाता है, बाकी सब छोड़ दिया. So टीचर क्या करेगी? आधा पेज पे लाइन, रेड लाइन कि इनकम्प्लीट वर्क. पेरेंट्स विल से इसलिए तो कल भी काम पूरा नहीं किया था, ये आगे कैसे अपनी क्लास में पास होगा. सो ईदर फोकसिंग ऑन पास्ट और ऑन फ्यूचर, बट जो 4 लाइनें उसने लिखी हैं उस पर फोकस नहीं हो रहा है. एंड वॉट एवर वी फोकस ऑन ग्रोज. सो इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने सोचा कि फिर हमारे पास उपाय क्या है. एंड सिंपल, अगर हम ऐसे स्किल्स अपने बच्चों में डेवलप करें जिनसे दे आर एबल टू हैंडल देयर पास्ट एंड देयर फ्यूचर एंड बी इन प्रेजेंट, then they can develop that skill of being happy, because good news is that happiness can be learned. That is why the relevance of this topic. So अगर हम बात करते हैं पास्ट की,
So as we go in past and become sad and depressed, but the skills needed to handle our past gracefully are, some of them are gratitude, forgiveness, appreciation. Gratitude is the biggest key for being happy, satisfied, contented. I remember when I was in class 2nd or 3rd, and I was in a convent school, and there was a small prayer which was told to me. Until now, every day in my heart, I say that prayer, and my children say that prayer. It was a very small prayer that, thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for food we eat. Thank you, God, for birds that sing. And thank you, God, for everything. If we have this ritual in our families, that only this prayer to be said and understood in the morning, and in the evening dinner time ritual we can have is that what are the 3 things we are grateful for during our day. So cultivating the attitude of gratitude is very helpful for making us happy, peaceful, contented. And of course, comes along with this the forgiveness, because life is full of joys and sorrows also. There will be many mistakes of myself, of others, and there will be many life events. But we need to forgive our mistakes, others' mistakes, and accept the life so that we move on to the journey of happiness. And third, appreciation. Many times parents call me कि मैडम बच्चा जिद्दी है, बच्चा छोटा बच्चा and बच्चा जिद्दी है, सुनता नहीं है, रोता रहता है, आप उसका काउंसलिंग कर दीजिए. I say okay, इस दिन टाइम पर आइए, लेकिन सिर्फ आप आइएगा, बच्चे को मत लाइएगा. And parents come, and उनको मैं एक ही टास्क देती हूँ कि share 5 compliments every day between yourself and your child. And trust me, after a week, there is a radical shift in the child. Because whatever we focus on will grow. So appreciation is one of the tools for making a child feel accepted. Because whatever we tell the child becomes the child's self-talk. So it is very important to take care of what child is communicating to oneself, and that will depend on what and how we are communicating to the children. So if we come from past and we go to future, and future, they are anxious, fearful, board का result क्या होगा, इसको engineering मिलेगा कि नहीं. Every day there are some or the other anxious moments. But most important that time is infusing the hope. If we can give that hope to ourselves and our children, I think hope only made us sail through this year also. So no better year to understand this. So we have to believe on our strengths. We have to trust on our resources. And if we are able to accept the future and handle it well, that is termed as learned optimism. And optimism is such a beautiful word which will sail us through the world. This shall too pass is the line which gives optimism. So as we deal with past and future, then we come to the present. And that is such a big present, but we focus on giving presents to our children rather than our presence. So our presence with the children, the time, quality time we give to them, the time we enjoy with them makes them feel contented, makes them feel happy. And the practices of mindfulness, without the mobile, without the technology, if you are eating, focus on eating. If you are exercising, focus on exercising, mindfulness walking. If we inculcate these things in the child from the beginning, the focus will be on present, and then unhappiness will be away. As we talk about past, present, and future, I would like to
also share one more concept, that to bring happiness, to cultivate the happiness, attitude of gratitude and all these things which I shared, we just need to avoid 3 C's and follow 3 C's. So 1 C would be, we need to avoid is criticism. As I said, whatever we tell the child becomes the child's self-talk, and self-talk leads to self-esteem and self-worth. Criticism, second, condemn, third is comparison. So this comparison, condemn, criticism makes the child shattered and very much away from the happiness, which is our goal in life. And as we become happy, then only we will be able to give them happiness. So, but if we are criticizing, we are condemning, we are comparing, then absolutely we are not happy. And then what to do? We need to follow 3 C's. And they are a very beautiful line, which I feel and I always tell parents is connection before correction. But parents are always on correction, ye acha nahi hai, wo acha nahi karta. But jo acha karta hai, us pe focus nahi hai. So first important thing is that we need to connect with the child. Child need to understand that the child is accepted with all the flaws also. Then only the strengths will be. So some children come to me when they come for counseling. I ask them, tell me your 5 good points. And they're not able to tell. They just say, I am kind, that's it. And when I said 5 bad points, I am lazy, I am procrastinator, they have a big list. So that's what they are hearing. So connection before correction. Second very important thing is communication. What we are communicating, how we are communicating, both aspects are very, very important. Are we communicating as critical parent or nurturing parent? Will depend upon how our upbringing was and will also affect our children's upbringing and consequently their children's happiness. So it's a long distance call. It's not only today's. So third is compassion. Third C, which is to be followed, is compassion. That will bring the passion for happiness. So, and that all these things will alter the thoughts, feelings, and behavior of our children and will make them happier because they will have trust on self, others, and life, and their perceptions, their perspectives will shift. So in the end, I have just 2 messages. One is, the scheme is on. Scheme is buy one, get one free. So if you are able to develop the skills of happiness in your child, you will be happy in the process. And if you are happy in the process, you will be able to make your child happy. And I would like to end with this statement: happiness is contagious, spread an epidemic today. Thank you. Thank you so much, Dr. Trupti. Wonderful ideas. I'm mesmerized by the way you connected the dots and helped us to realize what is it that we can actually do to help our children become happy. And I'm really, I was taken back to my childhood when you were talking about the gratitude prayer and how we learn to, forgive in our childhood. So I've seen parents who just say ki, thank you bola auntie ko, thank you bolo, jaldi thank you bolo, unhone aapko gift diya, unhone aapko chocolate di, thank you bolo. The child is not feeling the gratitude. Child feels ki acha de diya to de diya, ab isme thank you bol ke kya ho jane wala hai. So that feeling of gratitude, how will it come to the child? When you help the child to realize that things in this world are not for free, everything comes with effort. Sometimes when you are raising children in abundance and you are not helping the child
to realize that there are some yeses, but there are some no's also for things. कुछ चीजें हैं जो मिलेंगी भी, कुछ चीजें जो नहीं भी मिलेंगी, जिनके लिए ना भी सुनना पड़ेगा. तब जो चीजें मिलेंगी उनके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना मन में जागेगी. और दूसरी बात ये है, सॉरी बोलो. सॉरी बोलो. दो बच्चे आपस में लड़ लिए, अब जो माँ है वो बोल रही है, तुमने छीना है ना, तुमने छीना है, सॉरी बोलो भैया को, सॉरी बोलो दीदी को. अब वो नहीं बोल रहा सॉरी, पर उसको जबरदस्ती सॉरी बुलवाया जा रहा है. तो थैंक यू बोलने से सॉरी बोलना सब ज्यादा डिफिकल्ट है. सॉरी मुंह से निकालना बहुत डिफिकल्ट है. आप खुद भी अपने ऊपर एक्सपीरियंस करना है. जब आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो आपको पता होता है कि मैंने गड़बड़ करी है, पर आप सॉरी नहीं बोलोगे. आप सल्ट करते रहोगे, दूसरे कमरे में जाके बैठ जाओगे, कुछ भी करोगे, पर सॉरी नहीं बोलोगे. सॉरी बोलना इतना डिफिकल्ट है. और फिर दूसरी बात, जब किसी ने हमारे साथ कुछ गड़बड़ की है तो उसको लेट गो करना बड़ा डिफिकल्ट है. किया तो किया ही क्यों, बोला तो बोला ही क्यों. तो बच्चों को कैसे सिखाएं भाई? तो पहले ये हमें तो आना पड़ेगा ना, पहली बात. दूसरी बात, you have to demonstrate it. You have to create that atmosphere where you as parents, you as teachers are flexible. You showcase that vulnerability and say, मेरे से गलती हो गई, I am sorry. तो बच्चे को लगेगा अरे आसान है, और ये बोलने से कुछ बेनिफिट होता है, फायदा होता है. So actually, if I want to sum up what Dr. Trupti was trying to tell us about the past, about the future, about making connections rather than corrections and everything else, if you want to raise happy children, please inculcate something called as psychological flexibility instead of rigidity. अगर आप खुद फ्लेक्सिबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो आपके बच्चों के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आप देख पाएंगे, and they will be able to shift from one thing to the other. So thank you so much, Dr. Trupti. It was really enlightening, and I congratulate you for such a great start to our discussion. Let us now go further, and let me invite Seema Sheikh ji. Now the panelists will get 3 or 4 minutes each to speak, and so that we can have a group discussion at the end, if possible. So Seema ji, you are welcome to throw some light on this topic. Please unmute yourself. It was really very wonderful to hear Dr. Trupti. A lot of takeaway, definitely. And yes, I over here would like to look, I am looking at things from the perspective of the parents as well as that of a teacher, you know. And I feel this tripod of the students, the parents and the teacher, that needs to be connected. और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई elixir of life है which will say, oh, you have this and you are going to be the best parent in the world. वो possible ही नहीं है. And just before I say anything, I'll share just one incident that when my daughter grew up, and you know, when as the young girls are, where mom says no and they have to do certain things. So then the statement that she made was, you are the worst mother in the world, I think. And that was so hurting that I had to tell my dad, do you know what she told me today? And then my dad said only one line, and that means you are on the right track. And I think this is what is so very important for us to understand, that these are passing phases and not get deterred, because I feel that we cannot make our children good by making them happy, but we can definitely make them happy by making them good. And that is why we have to be gentle but yet firm. And I think if we are able to manage this balance, I think things will really work out. And for that, one more very important thing is, sometimes less is more is something that works. Many times parents feel only when I give a lot to my children will they be happy. But I think that really doesn't make them happy.
what they are actually looking out for is quality time from their parents and a lot of sharing. Many times, parents, especially the mothers, have a guilt if they are working mothers. Oh my God, I'm not able to give the best to my child. And then they keep on giving gifts to their children and meet their unwanted demands. But that is what leads to unhappiness finally. So this is something that we need to bear in mind, that less is more, and let your children understand the value of what you're giving. I have observed one more thing nowadays, that parents do not walk the talk. I was just in one of the malls where I was having some dinner. Just on the opposite table, I saw a family sitting over there where the father and mother had ordered for some pizza and burger, but they were telling the child, you must have healthy soup, you know, so I'll get some soup for you. And the child was not just ready, but was demanding for the burger. And the mother said, okay, from my burger, I'll give you one piece, but you are definitely not going to get the full one. So I think how is this going to help is something that parents really need to ask, you know. One more thing is accountability. The last thing that I would like to mention over here in my chat is accountability. Parents do not teach the children to take the responsibility. Many a times we as parents fail in that. एक छोटी सी बात है, बच्चा अगर जमीन पे गिर जाता है तो मम्मी डैडी बोलते अरे कोई बात नहीं, रोना मत, ये तो वो चूहा भाग गया था उसकी वजह से तुम गिरे, मारो जमीन को, मारो चूहे को, मारो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, it's not your fault. Unconsciously, I think we are teaching our children blame game, which gets sipped into them कि मैं कुछ भी करूँ वो मेरी गलती नहीं होती, वो मेरे सामने वाले की गलती है, and they get into this side of blaming others. I think this is something which later on in the life makes them unhappy. So these are a few things that we need to reflect on. Some simple activities, just 2 or 3, which I think every house must have, all parents must carry out. One is indulging into quiet time, which is a family quiet time, and not a very long one, but just maybe of 2-3 minutes at regular intervals, once in the morning, once in the evening, where the entire family sits together but doesn't talk at all. And that is something which really allows the child to reflect within and think. And that has made a lot of difference. I in my school also do it with my kids, and kids have come back to say, ma'am, this has helped us a lot. So quiet time is something which works. The second is reflection. After every small activity, even an event which happens at home, if you ask the child to reflect on it, or at the end of the day, asking him to think about what has happened, why it has happened, how it has happened, and how will you rate it, your day to day, and what would you like to do it? One thing that you would like to change about your own behavior. I think that also leads to a lot of self-awareness, self-contentment, and happiness. And finally, as ma'am spoke, that gratitude is something. So I also keep on telling my school children that at least one person in your heart, you thank him for all that he has done. Maybe a sweeper who has come today to take your kachra, or maybe your mother who has cooked something really good food which you like to eat. Try to write a small gratitude note. And my friend Rekha Sahani, she keeps on writing small notes. And you know, they are so encouraging. They are as simple as, you were so good today. Your outfit is so nice. And a small note she'll send, a note of love, a note of thank you. And that makes so much of difference to the person who receives it. It's just a small thing that she has observed in you and it reaches you. I think these are a few things that we all need to teach our children to make them happy. Because I always believe that in small measures, life can be perfect. You don't have to do big things. Do small things, but with great love. And that is what really matters. Thank you. Thank you so much. Thank you, dear Seema ji. And I totally and fully agree with you when you say that it is the balance that counts. You know, the other day I was talking to Bhaiji, our managing trustee, about, whether we should be friends with our children. You know, there is this trend nowadays that, मैं तो अपने बच्चों की फ्रेंड हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे माँ ना समझे, अपना दोस्त समझे.
And so we were discussing how far is this okay, and what are the advantages and disadvantages of this. So, I'll tell you one incident. One of the ladies, she told me कि मैं उसको हमेशा, मैंने मैम उसको इतना अच्छे से पाला और ये और वो, और फिर भी वो मेरे हाथ से निकल गया। अच्छा, क्या हुआ? तो बोलता है कि मम्मी, मेरे कॉलेज में सब लोग वीड्स ट्राई करते हैं, और अगर मैंने कर लिया तो क्या हुआ? जिंदगी में सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि बेटा, सब कुछ का मतलब ये थोड़ी है कि तुम वीड्स ट्राई करोगे। तो बोला, आप तो बोलती थी ना कि आप मेरी फ्रेंड हो, तो फ्रेंड हो तो चलो मेरे साथ अब वीड्स ट्राई करो। अब फ्रेंड हो तो चलो मेरे साथ अल्कोहल ट्राई करो। फ्रेंड हो तो चलो मेरे साथ रैश गाड़ी ड्राइव करो। My dear friends, Seema ji has brought out the essence of how we have to say no to certain things. That is our responsibility and duty as a parent. Otherwise, there will come a time when they will tell us, हमको तो अकल नहीं थी, आपको तो थी, आपको तो समझ थी, आपने क्यों हाँ ना नहीं बताया, सही गलत नहीं बताया उस समय. So, having this radar, having this guide, this compass of helping them to choose between right and wrong in appropriate ways is also one of the things that anchors them, that makes them walk the path, which is difficult. And so, as she said, कि सब कुछ abundantly दे देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी. Less is more. Adversity में raise हुए children ज्यादा accountable और responsible बनते हैं, और अपनी खुद की happiness की responsibility और अपने pain की responsibility भी खुद लेते हैं. Life is not going to be all rosy. Life is not going to be all happy. Let our children know this. Let our children know this, that life is going to be difficult. But how are you going to deal with that difficult life? We can demonstrate. We can help them, discuss with ourselves. So really enlightening. And yes, one more point which she said caught my attention very much. The parents don't walk the talk. मैं तो पूरा टाइम फोन पे रहूंगी और बच्चों को बोलूंगी कि अरे अपने गैजेट्स अलग रखो और पढ़ाई करो, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. So the takeaways that Seema ji has given us are, there has to be a balance. We need to know where to say no, where to pull the strings. We need to help them understand life's adversities, and that happiness is not something which comes for free. It comes with pain. एक और इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ. हमारा जो घर था उसके सामने नहर थी छोटी सी, और उसके उस किनारे पे लुहारों का घर था. तो लुहार जो होते थे ना, अगर आपको किसी को बचपन का याद हो तो ऐसे आग लगाते थे, फिर उसमें ऐसे ऐसे करके वो खींचते थे, फिर उससे वो लोहा जो था वो तपता था. सो उनके वो खींचने वाला होता था ना, वो एक तो गर्म हो जाता था और उसमें बहुत मेहनत लगती थी. तो वो बड़े बड़े उनके घर के लोग उसको ऐसे खींचते रहते थे, तो छोटे बच्चे भी आ जाते थे बीच बीच में, and they used to also do that. And we used to be so fascinated with it that we also wanted to go and do it, because we thought that it is, some play which we must also do. So my mother once took us. उन्होंने हमारी उंगली पकड़ी और हमको उस किनारे ले गई और बोली कि चलो करो. अब उसको पकड़ा तो चटका लगा. अरे तो बहुत गर्म है. बोले तुम्हारे उम्र के बच्चे हैं, ये इतना काम करते हैं, तुम पूरे दिन भर में क्या काम करते हो बताओ. She is having this discussion with us over there on that spot. And we were looking at each other. हम क्या काम करते हैं? So she said, बताओ कौन कौन आज क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा यहाँ पर. तुम बर्तन धोगी,
तुम झाड़ू लगाओगी, तुम डस्टिंग करोगी. We were 5, 6, 7, 8 year old at that time. And we took up that responsibility. So one thing that I want to focus on over here is, सब कुछ प्लेटर पे देना मतलब हैप्पीनेस नहीं है. For God's sake, help them to take small responsibilities, have them to take the pain and the effort of living life. That will make them ultimately happy. Thank you so much, Seema ji. And let me now invite Amita. Amita, we are very eager to hear what you have to say. Okay, thank you, ma'am. And very rightly, everybody said, like Tripti ma'am और सीमा मैम ने बोला, बहुत अच्छा. And अब मुझे तो एक्चुअली अब समझ में नहीं आ रहे पॉइंट्स, बट few points I have also. लाइक मैम कि हमारा जब रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर ज्यादा होता है, हमको ये लगता है कि बच्चे का जो है रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. जब हम एफर्ट्स के ऊपर जोर नहीं देते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करें. लाइक बच्चा अगर कुछ व्यवहार कर रहा है, अपने टाइम में कुछ टाइम डिवोट कर रहा है पढ़ाई के लिए, या जो भी एफर्ट्स कर रहा है, अगर हम एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे रादर की रिजल्ट पे ध्यान देंगे, क्योंकि रिजल्ट पे हमारा जितना ध्यान होता है उतना हमारे अंदर एंजाइटी का लेवल बढ़ता है. 99% लाने हैं, 100% लाने हैं, और वहां से बच्चों के अंदर जो है एंजाइटी की और गिल्ट की ये सब फीलिंग्स बहुत बढ़ती हैं. तो अगर हमें एक हैप्पी चाइल्ड रेज करना है तो हमें उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है, कितना वो उसमें लगा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, दैट इज अप्रिशिएबल. छोटी छोटी बातों के लिए उनको एक्नॉलेज करना है, उनके व्यवहार के लिए एक्नॉलेज करना है उनको, ना कि हमें उनकी रिजल्ट्स पे जाना है. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इमोशनल एजुकेशन. मैम, इमोशनल एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है. मेरे पास एक क्लाइंट आया था मैम, जिसको उसको पता ही नहीं चलता था कि उसको गुस्सा आता है. वो इतना रोता था, कोई भी जैसे कोरोना के सिचुएशन में बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है. तो उसके अंदर जो फीलिंग आती थी वो उसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहा था, और जब उसको पहचान नहीं पा रहा था तो वो बहुत रोता था, बहुत मूड डिस्टर्बेंस होते थे उसके. तो जब उसकी काउंसलिंग करी, देन आई जस्ट इमोशनली एजुकेट हिम कि दिस इज व्हाट इट इज, एंड उसको धीरे धीरे वहां से काम डाउन किया. तो इमोशंस को समझना, उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना, उनको लेबल करना सिखाना कि ये दिस इज योर एंजाइटी, दिस इज योर एंगर, और उनको भी साथ में साथ उनको मैनेज करना सिखाना. तो इसके लिए पेरेंट्स को भी अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई परिस्थिति आ रही है, मैं कैसा इमोशनली बिहेव कर रहा हूँ. हाई फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस अगर पेरेंट के अंदर खुद होगा, किसी भी सिचुएशन को बेयर करने की मेरी टॉलरेंस की पावर है, मैं परेशान नहीं हो रहा किसी सिचुएशन को देख करके, तो मेरा बच्चा मुझे ही देख करके सीखेगा. अगर अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन आ गई और मैं ही घबरा जा रहा हूँ, हे भगवान इसको अब कैसे हैंडल करूं, ये तो मुझसे हैंडल नहीं होगी, तो मेरा बच्चा भी वही सीखेगा. तो इसके लिए मेरे को जो है खुद के अंदर इमोशनली अपने आप को मैनेज करना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और साथ में कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि बच्चों को हग करना, दिन में कोशिश करके 10-12 बार उनको हग करना, उनके साथ बॉन्डिंग अपनी क्रिएट करना. और आपने एक बहुत अच्छी बात बनाई थी मैम कि इमोशनल बैंक क्रिएट करना, कि अगर मैंने कभी बच्चे को डांट भी दिया तो मैं उसके बाद कई चीजें ऐसी उसको कॉम्प्लीमेंट देकर कि उसको फिल रखूंगा उसका इमोशनल बैंक कि ठीक है, वो डाउन नहीं जाना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा बॉन्डिंग पे, कनेक्शन पे मेरा बच्चे के साथ काम करना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैम. और छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे के साथ जो है जॉयफुल किसी भी मोमेंट को उसको जीना सिखाना कि लाइफ के लिए मेरा एटीट्यूड जो है उसको एंजॉय करने का है, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना. लाइक एक आइंस्टीन का बहुत अच्छा प्रोवर्ब कोट है मैम, कि या तो हम हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसको कभी भी हम उसको मैजिकल नहीं समझते हैं, और या मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि मैं हर चीज को मैजिकल समझ रहा हूँ. लाइफ के अंदर, प्रकृति के अंदर एवरीथिंग इज मैजिकल. तो अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि एवरीथिंग इज मैजिकल, हर चीज, छोटी छोटी चीज, फ्लावर का कलर है, चाहे मेरा घास के ऊपर नंगे पैर चलना है, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, मैं प्रकृति को अपने साथ हर मूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, तो ये बच्चे को भी ये सारी आदतें इनकलकेट होंगी. तो मैं जैसे करूंगा, मेरा बच्चा मेरे साथ साथ उन चीजों को सीखेगा. So these are all the very valid points, ma'am. Thank you very much. Thank you so much, अमिता. आपने बहुत जल्दी जल्दी बोला, पर बहुत सारे important takeaways आपने हमें दिए.
जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी बात जो आपने बोली, क्रिएटिंग हैप्पी मेमोरीज विद चिल्ड्रन। आज हम जब बड़े हो चुके हैं, अगर हम अपने बचपन को याद करें तो कौन सी ऐसी चीजें जो हमें याद आती है? बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जब हमें मिले, कुछ याद नहीं आता। पर जो टाइम, सारे स्पीकर्स ने अभी तक हमें ये बताया, डॉक्टर तृप्ति ने भी, डॉक्टर सीमा ने भी, कैसा क्वालिटी आपके पेरेंट्स आपके साथ, विच क्वालिटी ऑफ टाइम आर दे स्पेंडिंग, दैट विल, कितने बड़े महंगे वेकेशन पे लेकर गए थे, पर उस वेकेशन पे जाकर आप अपने फोन में लगे रहे और आपने बच्चों के साथ कुछ किया ही नहीं, तो कोई हैप्पी मेमोरी नहीं मिली बच्चों को। आपने जो नेचर की बात बताई, मेरी अपनी हैप्पीएस्ट मेमोरीज में से एक मेमोरी है, जब वो जो फूल होता है ना, जिसकी ऑरेंज डंडी होती है, व्हाइट कलर का फूल होता है, जिसको पारिजात बोलते हैं, पारिजात या हर श्रृंगार बोलते हैं। तो हम जब फूल इकट्ठा करने जाते थे तो अपनी फ्रॉक को यूं ऊपर करके एक पेड़ को हिलाता था और दूसरा उसमें भाग भाग के हम उन फूलों को इकट्ठा करते थे। उस मेमोरी का क्या मोल है? What price tag can you attach to that memory? So these moments of joy that you are spending with your children are going to last with them forever. एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने जो बोला, इमोशनली एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं बचपन में, तो वो अपने ही इमोशंस को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे जब वो आपने उसको डांटा, तो क्या इमोशन अप्रोप्रिएट इमोशन है? he will feel bad, he will feel like crying, he will feel sad, he might feel, और जब वो रोने लगता है तो आप उसको बोलते हैं रोएगा तो और मारूंगा, रोएगा तो और मारूंगा, तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर उसको समझ नहीं आता है कि what I am feeling, is it appropriate or not appropriate, you know? जैसे बहुत सारे घरों में हंगर को इनअप्रोप्रिएट बोल दिया जाता है कि भूख लगी है, ये कभी बोलना नहीं है। तो अब आप देखते हो बहुत सारे एडल्ट्स भी ऐसे होते हैं कि जो जब भूख लगती है वो चिड़चिड़ करने लगते हैं। ये तो नहीं बोल पाते कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, ये तो वो बोल नहीं पाते, चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो उनकी वाइफ समझ जाती है, अरे इनको भूख लगी है लग रहा है। You know, so emotionally educating them that this is the emotion and this is how it has to be dealt with. ये तभी तो कर पाएंगे जब हमको खुद को आएगा. So really very important points you have shared, Amita. Thank you so much. And now I invite Susanna to please take 2-3 minutes to tell us what she wants to tell. Hello, good evening, everyone. And please excuse me for the lightning because I'm traveling. So excuse for the light. Yes, what Tripti ma'am has said, Seema ma'am has said, and Amita ma'am has said, they all have said everything. There's nothing more me to add. But what I feel, being a teacher, being an educator, and being an elderly person, we often find mistake in what the children they do. We don't find the cause for what they have done that thing. If something they have done which we find wrong, we blame them. Because we categorize the thing good and bad. We never make a child understand there's nothing good, nothing bad. It's just our own way we have seen or we have experienced the thing, we label good and bad. So once being an elderly person, a teacher, educator, parents, if you can make a child understand what you are expressing or what you're undergoing, we cannot label because we all are living a life individual. I can give my own example, like I don't ride scooty because I had a very bad experience of riding scooty. So I cannot tell my daughter that riding a scooty is bad for you because the experience what I have, it's my own personal experience that I cannot share on my child. And the thing what I often tell to my school teacher, my parents, my student is this: we all need to make mistake. I might be wrong here, but I do tell my student we need to make mistake. If we don't make mistake, we will not learn.
And the thing what I bring up to parents, what I can say is this: stop complaining and stop comparing at all. Because all the 5 fingers are not same, but all the 5 fingers have their own individuality. If the thumb doesn't work what the thumb need to do, we cannot call 5 fingers. And if all the 5 fingers comes together and work as a fist, it can do a lot more things. So please stop comparing your child. They might be good in education or they might be good in co-curricular activity. Support them. Allow them to see, give wings them to fly. Help them to fly. Help them to see the vision and the dream what they have. We cannot categorize that, no, you are from a army background family, so you have to be joining the defense. No, you are from a doctor family, join doctor. No. Let the child choose your own destiny. We have our own destiny and we have come on this earth to fulfill our own destiny. And always encourage your child. They might score 1 mark in the maths. That's not a big deal. The life doesn't stop there. Yes, you got 1, no problem. It was the child's own effort which made him or her secure 1 mark. So let's push up. This time you have got 1. In the next exam, you may get 5. In the same way, who might know in the near future, he or she might secure above 90%. But we are giving the child the validity or that, yes, you can do. We cannot put our own thinking, our own view on the child. And the most important thing, what I can tell the parents, the teacher, whoever is listening to me or whoever is here, what I always follow in my counseling session or with my child, being an art-based therapy, there is an FU double N fun and AOJ. FU double N fun means functional understanding is not necessary. Whatever we do, whatever the child does, there need not have to be any understanding. Let the child experience what the child is experiencing. Like for us, we say the sun has to be orange or yellow. But for the child of 2 years, it can be purple. Let it be. Why are we to correct him or her? And another is AOJ, absence of judgment. Whatever the child do, the child does, let's not judge. We have our own way of living our life, our own way of understanding the situation and the surrounding. And yes, I would like to end this by saying a small quote that I've heard from Samuel Johnson, that is, allow children to be happy in their own way. For what better way will they find? So here I would like to take my things. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to share. I have no any other more things to share. I know I'm very. I cannot say that I know many things, but I'm quite a small part to give such a things. Thank you so much, ma'am. Susanna, you have given us gems at the end, and the way you said, functional understanding is not necessary. No need to conceptually understand everything and impose your understanding on children. Let them color the sun purple and be happy about it. So I always say that, sometimes we teach them so much that we actually take away their imagination and creativity, which is a great source of happiness to our children. वो जो इमेजिन कर सकते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है, वो हमारी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें दुनियादारी सीख ली और हम उस दुनियादारी के बंधनों में बंध गए. उनको फ्री रहने दो. जब उनको वो क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन की, अपनी कल्पनाओं की दुनिया की फ्रीडम रहेगी, तो वो अपने आप आनंदित रहेंगे. Thank you so much, Susanna, for adding these insights to this very wonderful discussion that we all had. Now I want Akash to please spin the panel once and let me ask them if they would. आप सबको एक बार पिन कर दीजिए, डॉक्टर तृप्ति को, अमिता जी को, सीमा जी को. So last 5 minutes, let us spend on anything that you want to ask or each other, or you want to say, or you want to conclude as a part of today's discussion, or if you want to summarize it. The discussion is open to the whole panel and to the audience as well. Yes, Seema ji.
Yeah, I would just like to say that as we grow and when we become parents, especially when we are young parents, at that time we have a lot of our own baggage, worries, concerns, because we are sailing so many different boats. We are thinking about our career, we are thinking about establishing ourselves. We have so many responsibilities, and now the new family responsibility. And at that time, there are so many baggages for us, to carry. Many a times these baggages, we try to push them on our children. They reflect on our communication with our children. And instead of teaching our children to keep these baggages aside and move ahead, we do just the opposite. We teach our children to react and not to respond. So when children start reacting, there is a lot of irrationality. But when they respond, it means they have started thinking wisely. And I think this difference is something which is so important to raise happy kids. Happy kids are the ones who really understand the difference between reacting and responding. And once they start responding, they get this multifaceted, diverse outlook, which can be always reflected on a wider platform and a canvas. And I think that is what is so important to raise happy kids. So rather than expecting too much from them or comparing them or passing on our baggages to them via words or actions, I think if we sit with them, talk with them, and rather than hiding things from them, open up in front of them. So when we say that friendship, it is not about saying hi, hello, and putting our hand across their shoulders and just going in a coffee shop. It has much more beyond that. But sharing the concerns, telling them what are the things that we lack and what we need to do. There is no need of hiding things. There is nothing to be ashamed of. And I think if these things are shared, children are more happier. Yeah, thank you. Yes. Thank you so much. Yes, sharing your own life stories. And one more thing I remembered while you were speaking, you know, because we react, that's why they learn to react. And so let us say one child is already in anger and the child is behaving angrily, aggressively. At that point, if you also start behaving angrily and aggressively, you are not doing any good to that situation. दो बच्चे जब आपस में लड़ रहे हैं, उस वक्त एक छोटे सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा. एक बच्चा है जो बहुत गुस्से में है और जो चाहता है कि आप उसकी तरफ से दूसरे बच्चे को डांटें, क्योंकि अगर आप नहीं डांटते हो तो उसको लगता है you don't love me. So instead of scolding him or that other child, if you can just hug that child at that moment and say that I know that you are hurt, you are upset, but I love you. If you can demonstrate unconditional acceptance in spite of bad behavior, because the behavior is bad, the child is not. We tend to mix it. So that's what Seemaji wanted to say. Truptiji wants to say. So one extension of this I would like to connect with is that difference between happiness and pleasure. Oh, yes. So what we are doing, the parents are giving abundance to the two children and immediate gratification, thinking that this will bring happiness to them. But आज मैंने पिज्जा खाया and I'm happy. या मुझे आज एक gift मिल गया, I'm happy. No. That is not happiness, it's pleasure. जब पिज्जा खत्म हो जाएगा, वो happiness भी खत्म हो जाएगी. So happiness has to be inculcated in real depth. There's an experiment जो आपने बताया, marshmallow experiment. उसमें that there were two groups and उनको candies दिए गई थी and they were asked to take one candy each day. And it was a longitudinal study. तो जिन्होंने एक खाई, उनका future में they were much happier, contented than others who did not control them. And this will again lead to the principle of pleasure and pain principle. That is what also need to be inculcated if we want happy generation, that if you are having like pleasure now, it will be long-term pain, and short-term pain will be long-term pleasure.
Yes, because pain Yes, is inevitable. You Yeah. cannot have a pain-free life. ऐसा हो ही नहीं सकता. Pain is a part of life. It will be there. Dr. Nagpal Singh wants to come in and say something. I'll just have 2 minutes of yours. Yes, yes. In fact, it's a wonderful session. There are a lot of takeaways, and a small interjection I would like to make here. Raising happy children. I mean, like, aren't we missing something? That where are we raising them? Are we considering the child a solitary object? Like, will it complete our efforts? Can we really input everything in the child what we want? Not at all. Not at all. In fact, it has been proven through various research that toddlers of chimpanzees have done far better in comparison to the toddlers of humans. So my interjection here remains is, where are we raising the children? Are we raising them in family? Are we raising them in society? Or are we raising them in the country? Or are we raising them in the global perspective? And this is very imperative for everyone to give that proposition to the children. Where are we raising them? That's very Exactly. A child is not an island. Exactly. जो है बिना environment के हम कैसे बच्चे को पालेंगे और बड़ा करेंगे? 100%. It's the whole environment that has to be raised together. And you know, the parents, ऐसा नहीं है कि अभी मैं पूरी ग्रो हो चुकी हूँ, अब मैं बच्चे को रेस करूंगी. I am also growing. I also have my life. I also have my set of own problems. So it is all dynamic. सब कुछ एक साथ चल रहा है. And very small. और परिस्थितियां एक साथ चल रही हैं. आप देखो ना, पैंडेमिक आ गया. अचानक से बच्चों को पहले हमने बोला था कि स्कूल में मोबाइल नहीं ले जाना, अलाउड नहीं है. अब मोबाइल में ही स्कूल आ गया. Second, just in a minute. I am 45 and I am a child for my mother. I have a son who is around 21. He's a child for me. And I have somebody who's 21 years and he's got a baby who's around 3 years. He's a child for her. So who is the child? We need to really identify. And you cannot have a solitary vent for one vent for everyone else. We need to understand these two. Exactly. So it is, when we talk about raising happy children, we are actually talking about raising happy communities, raising happy societies, raising happy people. Yes. So thank you so much for chipping in and giving us that input, Dr. Nagpal Singh. What a great conclusion to our discussion today. How do we raise happy children? By raising our own happiness index. Correct. Thank you so much, dear panel. Hope to meet you again and do these deliberations and discussions on various other topics, which Hetalji is going to announce again and again in the groups. We welcome you to participate in all our future programs as well. Thank you so much for wonderful interaction and participation. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.